सपोज कर लीजिए कि किसी सिस्टम में देयर आर जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जेड एक आपका नंबर है, मे बी 500 600 1000 जो कुछ भी है, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हेलो, हाँ सर ठीक है, जेड अब नंबर देखिए उसमें हम पोजीशन वेक्टर कितने डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए एट ए पर्टिकुलर टाइम टी, अगर आप एक टाइम टी पे कोई मेजरमेंट करते हैं, इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएटिंग है, इलेक्ट्रॉन का एक मोशन होता रहता है, लेकिन एक मोशन होते होते जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास का स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कहीं क्लास से बाहर जा रहे हैं या स्टूडेंट मार्च कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 ऑफ स्टूडेंट्स मार्चिंग टूवर्ड्स किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप उनकी वीडियोग्राफी करते हैं, ठीक है। तब वीडियोग्राफी करते हैं तो आप कहते हैं सर वो एक टाइम टी पे एक स्टूडेंट्स यहाँ था, फिर वो आगे बढ़ रहा है, मतलब चूंकि कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स मार्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक स्टिल फोटोग्राफ लीजिए, तो क्या स्टिल फोटोग्राफ में आप रिलेटिव पोजीशन मार्क कर सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, हेलो स्टिल फोटोग्राफ में तो सर नहीं कर सकते हैं। भाई, जैसे मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स मार्च कर रहे हैं, भीड़ पब्लिक एक तरफ जा रही है, स्टिल फोटोग्राफ में आप एक रिलेटिव पोजीशन मार्किंग हो सकती है या नहीं हो सकती है? कुछ रिस्पांस करिए आप लोग, तब मैं आगे बढ़ूं। हेलो हाँ भाई, अगर 1000 पीपुल्स एक साथ मूव कर रहे हैं तो उनके पोजीशन को आप ये सर्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, किसी रिलेटिव डिफरेंस के नहीं, के ऐसे आप नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा कंटिन्यूअस चेंजिंग सिस्टम्स हैं। लेकिन अगर आप एक स्टिल फोटोग्राफ लेते हैं वीडियो की बजाय, और उस फोटोग्राफ को मैं आपको दे दूं, तो आप फिर पोजीशन की मार्किंग हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं सर, तो सभी एक ही पोजीशन में दिखाएंगे सर। नहीं, सुनिए मेरी बात, अब हम लोग को फिजिक्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। जब आपके पास स्टिल फोटोग्राफ होता है, तो स्टिल फोटोग्राफ में आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म करेंगे, एक ओरिजिन ले लेंगे, और वहां से सबकी डिस्टेंस आप मेजर करने लगेंगे। ओके सर, तो जो फ्रंट वाला स्टूडेंट्स होगा उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कम होगी, जो बैक वाला होगा उसका ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस ओरिजिन ले लेंगे सर, तो ऐसे तो पता लग जाएगा सर। तो जब फिजिक्स में भी देखिए, जब फिजिक्स में आप सिस्टम को, जब मेनी बॉडी सिस्टम्स में आप जाएंगे और आप कहेंगे कि यह जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे सर वो इलेक्ट्रॉन मोशन भी कर रहा है, इसका मतलब यह होगा कि आपको उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को एक एस्टैब्लिश करके एक रिलेशनशिप पहले निकालनी पड़ेगी। यह बात समझ में आ रही है? यस सर। हेलो जी सर, जी जी सर। और उसके द्वारा आप फिर चीजों को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आपने ओरिजिन निकाल लिया, अब फ्रंट स्टूडेंट्स है, आप उनकी वेलोसिटी निकाल लीजिए, मतलब एवरेज, तो आप कहेंगे 10 मिनट में यह स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ जा सकता है, यह स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ जा सकता है। खैर उस एग्जाम्पल को छोड़िए, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम में जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनके पोजिशन को हम ए सर्टेन कर सकते हैं, ठीक है। हेलो हाँ सर ठीक है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? कैन यू हियर मी? हाँ आ रही सर। आप लोग बोलते रहिए, कोई भी नहीं बोल रहा है, सब लोग म्यूट किए हुए अपने, तो कैसे काम चलेगा? हमने कहा कि कुछ आप लोग भी अनम्यूट कर लीजिए अपने को, जिससे मुझे भी लगे कि मैं जो बता रहा हूँ कुछ आप भी समझ पा रहे हैं, या मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ मैं उसमें सफल हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हमारा भी वो हो जाता है, मनोबल ऊंचा रहता है। आप लोग शांत रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो इस तरह के सिस्टम्स हैं, मान लीजिए, और आपने कहा कि एक एटम लिया, हमने एटम अभी एक ही लिया है, ठीक है। हेलो, ठीक है सर, एक एटम और एक एटम में हमने माना कि जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स आपको यह बताता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा या रैंडम होगा, इनका पोजीशन रैंडम होगा, तो आपने ये पर्टिकुलर टाइम पे जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए पोजीशन R1 R2 RZ सेट कर दिया, ठीक है। अब उस एटम को देखिए, जो एक सिंगल एटम था वो सिंगल एटम नहीं है, इसलिए हमने कहा कि वो भी मेनी बॉडी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। मेनी बॉडी प्रॉब्लम्स ये है कि उसमें जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस उसका एक न्यूक्लियस भी है। हेलो, हाँ सर, न्यूक्लियस है सर। इसका मतलब कि न्यूक्लियस क्या है? मान लीजिए न्यूक्लियस के वेक्टर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो अगर हम साई को इस तरह से, अगर हम इस तरह से करते हैं, तो अगर एटम, मान लीजिए किसी भी एटम को अगर डिस्क्राइब करने के लिए या किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए आप कहते हैं सर उससे अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाए तो वी कैन डिस्क्राइब ए पार्टिकल। 3 डायमेंशन में यही करते हैं ना, XYZ में। यस सर। तो यहाँ पे एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी,
तो अगर जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? जेड कोऑर्डिनेट की जेड जरूरत की। पड़ेगी। और अगर उसमें एक आप उस पर न्यूक्लियस को भी ऐड कर दिए तो जेड प्लस वन हो जाएगा, तो आपको ठीक है 3 सर। जेड प्लस वन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। और मान लीजिए अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स उनके R1 R2 RZ है, तो आप ये फंक्शन जो कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट विल बी साई R1 R2 RZ R। हाँ ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर अब जो देखिए हम यहाँ लोग, पे कैपिटल आर है सर, हाँ वो हमें एटम के न्यूक्लियस की पोजीशन न्यूक्लियस, पे वो बताया न्यूक्लियस था। के लिए, वो न्यूक्लियस के लिए है, क्योंकि वो सिंगल है, वो न्यूक्लियस के लिए है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। R is used to represent the position of center of mass of nucleus। ठीक है, सर। हेलो। हाँ सर ठीक है सर। और हम यहाँ जो, क्योंकि यहाँ तो स्फेरिकल ये होते हैं, हम यहाँ जो R ले रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सिलिंड्रिकल पार्टिकल हो तो उससे हम सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेंगे, या नहीं हुआ कि इसके टिप से लेंगे, बॉटम से लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अब यह चीज हमने एक फंक्शन यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हैमिल्टोनियन पे आते हैं। तो हैमिल्टोनियन में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जितने भी पार्टिकल होंगे उनके लिए काइनेटिक एनर्जी वाला जो पार्ट है वो इंडिविजुअल के सम के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास एम हो तो इनके लिए हम पहला हैमिल्टोनियन वाला पार्ट लिख सकते हैं, एच पार्ट स्क्वायर अपॉन 2 m समेशन i इक्वल टू 1 टू जेड डेल्टा आर आई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, वो क्योंकि नई नंबर ठीक है सर, हाँ, समझ में वो आ आ गया। गया। उसके बाद न्यूक्लियस के लिए हम एक सेपरेट, क्योंकि न्यूक्लियस एक सिंगल एंटिटी है, अभी हम सिंगल है सर। हाँ नहीं, इसको हम मल्टीपल मान सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए सिंगल माना है। न्यूक्लियस के अंदर भी जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो जिसको न्यूक्लियस फिजिक्स में काम करना होगा उसको सिंगल नहीं मानेगा। ठीक है, हेलो। हाँ ये सर। सिर्फ वहां पे एप्लीकेबल है जब आप इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के कारण रेजिस्टेंस आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसके लिए है। अगर आप न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी के लिए जाएंगे तो आप इसको सिंगल नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये दूसरा टर्म हो गया एच स्क्वायर अपॉन 2n डेल R2 हो गया। ठीक है, तीसरा टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म होगा, तो एक टर्म देखिए ये होगा कि अगर किसी भी एटम में जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस जो होगा उसका एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब वहां पे एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल या निगेटिव पोटेंशियल आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो न्यूक्लियस जो होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज हमेशा जेड ई होगा और उसका इंटरेक्शन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से अलग अलग होगा। तो इस पार्ट को भी हम सम के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 टू जेड जेड डी स्क्वायर अपॉन आर आई माइनस आर। आर आई माइनस आर मतलब है और रिलेटिव डिस्टेंस है। आपने चूंकि डिस्टेंस ओरिजिन से ले रहे हैं तो अगर न्यूक्लियस का डिस्टेंस कैपिटल आर है तो उसका डिस्टेंस आर आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव डिस्टेंस। अब इससे बाद आता है कि जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, जो जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, हेलो। हाँ सर, इंटरेक्ट करेंगे वो आपस में। हाँ, जेड इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ अब जो जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब वह रिपल्सिव फोर्स जो होगा, जैसे यह तीनों टर्म जो इससे पहले वाला पोटेंशियल टर्म है, यह तो हमने समेशन में ले लिया कि ये सभी इलेक्ट्रॉन पे बराबर लगेगा, लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो जैसे मान लीजिए अगर सेंटर पे हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, तो इनके बीच जो सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स होगा वह कम होगा। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष देखें, ऐसे मान लीजिए जेड है तो एक के सापेक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हैं, तो जो सबसे क्लोजेस्ट वाला होगा उससे बीच स्ट्रांग रिपल्सन होगा, दूर वाले के बीच जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि कूलॉम रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो आप जानते हैं कि वह रेसिप्रोकल होता है, 1/r² पे टर्म में होता है। ठीक है, तो अब यह है कि यह टर्म आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकाल सकते हैं। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपने निकाला तो 10वां इलेक्ट्रॉन भले इससे दूर है, लेकिन 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो 9वां इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके पास होगा। तो इसका मतलब है कि यह टर्म जो है, यह हम सिर्फ जे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले करके उनके बीच जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसका सम तो यह होगा, लेकिन यह एन के या जेड के सम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टिकल पे अगर जेड है तो एक पार्टिकल पे जेड-1 इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगेगा, दूसरे पे भी जेड-1 का लगेगा, तीसरे पे भी जेड-1 का लगेगा। तो इस तरह से जेड-1 के फोर्स लगते जाएंगे। उससे साथ साथ यह है कि रिलेटिव डिस्टेंस भी कितना है, तो वह जो जेड-1 इलेक्ट्रॉन के फोर्स लगेंगे वह भी इक्वल नहीं होंगे बल्कि अलग अलग होंगे।
इससे सहमत हैं? यस सर। तो इसलिए इस टर्म को समेशन के टर्म में तो लिखा गया है कि सबके समेशन होगा, लेकिन ये इंडिविजुअल टर्म में नहीं है। ठीक है, हेलो। हाँ सर। जो मैं पहले आपको बता रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी टर्म को आप इंडिविजुअल टर्म में नहीं लिख सकते, वो यहाँ पे ये आ रहा है कि यह पोटेंशियल एनर्जी टर्म जब आप लिखेंगे तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ये हो जाएगा साई पे अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द टोटल एनर्जी ई आइगन वैल्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह से आप इस चीजों को हम लोग मेनी बॉडी सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, आपके आता है इंटरचेंज सिमेट्री क्या होती है, इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये बहुत सिंपल चीजें हैं कि अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हेलो, सर। तो जैसे वैश्य सिस्टम आप लेते हैं तो वैश्य सिस्टम में यह कहा जाता है कि चूंकि इंडिविजुअल पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो रैंडम मोशन करता है, तो वह एक टाइम के बाद उसकी पोजीशन जो होती है किसी पार्टिकल की चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वन पार्टिकल वन पोजीशन पे है एट ए टाइम टी, मान लीजिए 1 सेकेंड है, तो अगर आपने 15वें सेकेंड पे उसको मेजर किया तो हो सकता है कि वो 5वें पार्टिकल की पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लेकिन जब आप थियरी करते हैं वहां आपके पास ऑप्शंस है, वहां आप कहते हैं सर वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, उसके पास अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, वो रिपल्सन हो रहा है इसलिए वो मोशन हो रहा है। थियरी में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। थियरी में जब आप वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप अगर यह कहते हैं कि एक पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसके लिए हम इंटरचेंज ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो कुछ भी होता है सब कुछ ऑपरेटर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ऑपरेटर के थ्रू। ऑपरेटर के थ्रू। तो मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो साई आई से रिप्रेजेंट किया जाए, यह काई आई है, ठीक है, तो अगर इससे रिप्रेजेंट किया जाए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो हम यह कहते हैं कि अगर दो पार्टिकल आपस में एक्सचेंज करते हैं तो वहां पे एक एक्सचेंज ऑपरेटर पी आई जे होता है। जब पी आई जे साई पे ऑपरेट होगा तो जो आई वाला पार्टिकल है वो जे पोजीशन पे चला जाएगा और जो जे वाला पोजीशन है वो आई पार्टिकल पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेटर को हम इंटरचेंज या एक्सचेंज ऑपरेटर कहते हैं। यह बाकी डिटेल्स इसकी है। एक्सचेंज ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी यह होती है कि अगर आप इसको दो बार अप्लाई कर दें, जैसे मान लीजिए आपने एक बार अप्लाई किया पी आई जे पे, तो आई वाला पार्टिकल जे पे गया और जे वाला पार्टिकल आई पे गया, और उसके बाद आपको एक नया वेव फंक्शन मिल गया, साई साई 1 साई 2 साई जे साई आई मिल गया। अगर इस वेव फंक्शन पे आप पी आई जे फिर से ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? तो दूसरा फंक्शन मिल जाएगा। नहीं, दूसरा फिर से जे वाला आई पे आ जाएगा, आई वाला सी पे चला जाएगा, पुरानी पोजीशन चल रहा है, पुरानी पोजीशन आ जाएगी, पुरानी पोजीशन चला जाएगा। एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैथमेटिक्स में निकलती है कि जो पी आई जे का स्क्वायर होता है, मतलब पी आई जे अगर आप एक ऑपरेटर मानते हैं तो इसका स्क्वायर होने का मतलब है कि जो आइगन वैल्यू मिलती है वो +1 मिल जाती है, क्योंकि सेम वेव फंक्शन मिलने का मतलब है कुछ भी लैम्डा की वैल्यू नहीं मिल रही है तो आप 1 ले सकते हैं कि आइगन वैल्यू की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। भाई एक बार आपने पी आई जे ऑपरेट किया, आई पोजीशन जे पे गया, जे पोजीशन आई पे गया, दोबारा किया फिर से सेम वेव फंक्शन मिल गया, तो यहाँ आइगन वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। हाँ, तो अगर आइगन वैल्यू 1 मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो पी आई जे स्क्वायर ऑपरेटर है इसकी आइगन वैल्यू जो है 1 है। देखिए सबसे लास्ट में जो हम आपको शो कर रहे हैं, बाकी चीजें उसमें नहीं करनी होती है। पी आई जे स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू 1 होगा तो पी आई जे की जो आइगन वैल्यूज हो जाएगी ये +-1 होगी। ठीक है, ठीक है सर। तो +-1 हो गया कि अगर आप मान लीजिए, अब यहाँ पे हम एक्सचेंज ऑपरेटर की बेसिस पे एक चीज और इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर हमें किसी एक्सचेंज ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करने पे सेम वेव फंक्शन मिलता है तो इस तरह के वेव फंक्शन को हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं, और अगर यह नेगेटिव साइन मिलता है तो इसे हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के बेसिस पे बहुत सारी फिजिक्स डेवलप हुई है, जिसको कि फिर बाद में आपने बोसान और फर्मियान के टर्म में जो आपने इंट्रोड्यूस किया गया था कि बोसानी पार्टिकल्स और फर्मियानी पार्टिकल्स क्या होती हैं, यह इसी के बेसिस पे निकाला गया था। इस तरह से जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं, तो यह था कि जो बोसानी पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्पिन इंटीग्रल होता है वह सिमेट्रिक वेव फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं,
और जो दूसरे पार्टिकल होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। सर उसमें वो इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं इसलिए फिर वो सिमेट्रिक शो करते हैं। अब हम इंडिस्टिंग्विशिबिलिटी पे भी डिफिनेशन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा चीज है, बस जस्ट आपको समराइज करते हैं। मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा। क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्टिंग्विशिबिलिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कि अगर आपके पास सेम टाइप के 4 भी बाल्स दे दिए जाएं, सभी बाल्स का मास सेम हो, उनके अलग अलग कलर कर दिए जाए, तो उनके मोशन को आप ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि आप ये कहते हैं कि नहीं सर, यहाँ तो पोजीशन सर्टेन है ही नहीं, तो हम यहाँ पे उससे पार्टिकल को ट्रेस नहीं, तो यहाँ पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशिबल होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप इसको ऐसे समझिए कि चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल का पोजीशन होता है वो उसको पार्टिकल जो है वेव पैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब दो वेव पैकेट, ठीक है, जब दो वेव पैकेट आपस में जब मर्ज होते हैं तो दो वेव पैकेट आपस में सुपर इम्पोज होंगे। ठीक है। हेलो। क्लियर है। हाँ, तो अगर मान लीजिए आपने कहा कि दो पार्टिकल इसमें नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए पहले पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई 1 है और दूसरे करस्पॉन्डिंग साई 2 है, तो साई इक्वल टू हम लिख सकते हैं साई 1 प्लस साई 2। और मान लीजिए अगर हमें ज्वाइंट सिस्टम का निकालना हो कि पोजीशन वेक्टर कितना है, तो अगर आप साई स्टार साई लिखेंगे तो साई स्टार साई लिखा जा सकता है साई 1 प्लस साई 2 का स्टार, दूसरे ब्रैकेट में साई 1 प्लस साई 2। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 स्टार साई 2। ठीक है। हेलो। यस। तो डिस्टिंग्विशिबिलिटी ये होती है कि अगर यह जो पार्ट आपका आ रहा है, जो 2 साई, मतलब एक टर्म आएगा, मतलब इसमें जैसे होगा ये साई 1 स्टार मिलेगा, साई 2 स्टार मिलेगा, एक टर्म साई 1 स्टार साई 2 और दूसरा टर्म साई 2 स्टार साई 1 मिलेगा। अगर हम सिमेट्रिक मान के इसको लिख लेंगे कि ये 2 साई 1 स्टार साई 2 है, तो यह वाला जो टर्म है, क्योंकि ये जो साई 1 स्टार साई 2 है, यह टर्म आपको इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मिलेंगे। ठीक है। तो अगर यह टर्म 0 हो जाए तब पार्टिकल डिस्टिंग्विशिबल होगा, अदरवाइज दे विल बी इनडिस्टिंग्विशिबल। सर ये दिख नहीं रहा आप जो डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, यह तो नहीं दिखेगा, ये जस्ट मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ। सिंपल चीज इसको ऐसे फिर से समझ लीजिए कि डिस्टिंग्विशिबिलिटी और इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी की डिफिनेशन क्या होती है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि दो पार्टिकल हैं, दोनों पे इंडिपेंडेंट स्टेट के वेव फंक्शन साई 1 और साई 2 है। ठीक है। हेलो। हाँ सर। जी सर। तो पहले पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालें तो कितनी हो जाएगी? साई 1 स्क्वायर हो जाएगा। यस हेलो। सर। दूसरे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 स्क्वायर। साई 2 स्क्वायर होगा। ठीक है। यस सर। हेलो। मतलब वो Yes, sir. साई 2 स्क्वायर डी टाउ होगा। अगर आप निकाले तो पहले का साई 1 स्क्वायर डी टाउ होगा इंटीग्रल टर्म। हम सिंपल टर्म बताएं कि पहले के केस में साई 1 स्टार साई 1 होगा, तो साई 1 स्टार साई 1 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, मतलब माड ऑफ साई 1 स्क्वायर, और दूसरा टर्म हो जाएगा माड ऑफ साई 2 स्क्वायर। ठीक है। हेलो। ठीक है हाँ सर। अब मान लीजिए इन दोनों पार्टिकल का ज्वाइंट वेव फंक्शन साई हो, साई इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 हो। ठीक है। तो ज्वाइंट स्टेट का जो प्रोबेबिलिटी होगी वह क्या हो जाएगा? वो माड साई स्क्वायर होगा। अब अगर आप माड साई स्क्वायर लिखना चाहें, मतलब साई इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 को अगर आप करें, साई स्टार साई लिखें, तो यहाँ पे इधर जो ब्रैकेट होगा राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा साई 1 प्लस साई 2 मल्टीप्लाइड बाई साई 1 प्लस साई 2 स्टार, ये होगा। हेलो। जी सर। जब इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो मल्टीप्लिकेशन टर्म होगा ये आपको मिलेगा जो राइट हैंड साइड का है कि साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस साई 1 स्टार साई 2 प्लस साई 2 स्टार साई 1, यह मिलेगा। यस सर। ये मिलेगा ना। तो अब इसका जी मतलब सर। यह हो गया कि अगर आप देखें राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड की जो प्रोबेबिलिटी है वह प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी से ज्यादा आ रही है, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल की पहले की प्रोबेबिलिटी साई 1 स्क्वायर थी, दूसरे की साई 2 स्क्वायर थी। तो यह जो आपने टोटल साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी निकाला, यह साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर के बाद दो टर्म और आ रहे हैं। यह क्लियर हो रहा है? हेलो। हेलो, बोलिए भाई।
हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोग तक? आ रही सर, आ रही। नहीं, यह पॉइंट नहीं क्लियर हुआ आपको? सर नहीं हो रहा क्लियर तो एक टाइम तो आ गया है, दूसरा वाला नहीं समझ नहीं आ रहा है। दूसरा वाला नहीं आ रहा है। जुड़े रहिए आप लोग, हम इसको अब क्लियर करके, अगर मान लीजिए यह क्लास ओवर हो जाता है 1 घंटे बाद, तो तुरंत हम फिर से एक मीटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, बस हम आपको इसको समझा दे रहे हैं। ऐसा कुछ, यह बहुत टिपिकल चीज नहीं है। थोड़ा सा आपके पास मैटर नहीं है, तो मैं अभी मैटर देता हूँ आपको, फिर आप समझिए इसको कि सर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हम एक आप लोग ग्रुप में ही एक मैसेज डाल रहे हैं, उसको जरा देखिए, वहां से हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए मैटर रीडेबल है, जरा देखिए आप लोग जल्दी से। हेलो, हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा? इसका इक्वेशन नंबर 1 देखिए। हमने यह कहा कि अगर 1-2 पार्टिकल है, उसके 2 स्टेट हैं, एक 1-2 स्टेट है, एक 2-1 स्टेट है, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो psi12 स्क्वायर प्लस psi21 स्क्वायर होगा। यस। ठीक है सर। अब अगर इस वेव फंक्शन को आप ये कहते हैं सर, इस वेव फंक्शन को हम दोनों के ज्वाइंट वेव फंक्शन टर्म लिखते हैं, psi12 प्लस माइनस psi21। मान लीजिए सिमेट्रिक है तो प्लस लिखेंगे, एंटी सिमेट्रिक है तो माइनस लिखेंगे। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यह टर्म आपको मिलेगा psi12 स्क्वायर प्लस psi21 स्क्वायर प्लस माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ psi12 psi स्टार 21, ये मिलेगा। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज द ग्रेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि यह प्रोबेबिलिटी होने का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब या तो यह तो हो नहीं सकता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि इसका मतलब कि दोनों सिस्टम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप न हो, ओवरलैप नहीं होने का एक रीजन नहीं होने की कंडीशन यह है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है, अगर ज्वाइंट सिस्टम की प्रोबेबिलिटी उसके बराबर आती है, तब तो आप कहेंगे कि यह ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, मतलब यह डिस्टिंग्विशेबल है। इसका मतलब कि जो 2 रियल पार्ट वाला टर्म है, अगर यह टर्म 0 हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी। यस। तो इस केस में पार्टिकल आपका डिस्टिंग्विशेबल होगा, अदरवाइज ये इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन यह है कि यह जो टर्म आ रहा है, तो यह चूंकि यह वेव पैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर सिस्टम, तो इसका मतलब कि दोनों वेव आपस में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पार्टिकल के बजाय दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। मान लीजिए एक वेव यह है, एक वेव यह है, यह दोनों अलग अलग है, तो आप कहेंगे डिस्टिंग्विशेबल है। यह दोनों वेव आपस में कहीं थोड़ा सा भी पोर्शन उनका ओवरलैप हो गया, तो आप कहेंगे कि पार्टिकल हमारा इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो यह रियल, यह जो एडिशनल टर्म आ रहा है, जब यह टर्म 0 होगा तो ये फंक्शन जो होगा पार्टिकल जो होंगे वह डिस्टिंग्विशेबल होंगे, अगर यह 0 नहीं होगा तो वह इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक है सर। जीरो, अच्छा जीरो नहीं होंगे तो इनडिस्टिंग्विशेबल है। हाँ, क्योंकि फिर लेफ्ट
यह सिस्टम बन रहा है तो इसके भी एरिया जो भी उससे बराबर होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो ये 2ab टर्म कहाँ से आ रहा है? ये एडिशनल टर्म आ रहा है ना। यस। तो यह सिंपल सी बात यहाँ मैथमेटिकली यह है कि जब आप दोनों सिस्टम को करते हैं तो उन सिस्टम के ओवरलैपिंग के कारण यह टर्म आता है, ठीक है। अच्छा। यस। तो अगर आप ओवरलैपिंग टर्म नहीं लेंगे तो यह ज्यादा हो जाएगा। जब आप ओवरलैपिंग टर्म लेंगे तो ओवरलैपिंग टर्म यह हो गया कि मतलब दोनों सिस्टम में कुछ एरिया कॉमन हो गया है या कुछ जो सिस्टम का पोजीशन वो कॉमन हो गया है। तो जब कुछ सिस्टम या कुछ स्पेस जब कॉमन हो जाएगा तो वो डिस्टेंस विजिबल तो रहेगा नहीं। भाई जैसे आप दो लोग हैं, दो लोगों को मैं आपके घर में दो स्पेस हो जाए, आप लोग मान लीजिए एज स्टूडेंट्स कहीं पे आप एक रूम में पढ़ रहे हैं, दो पार्टनर्स हैं, एरिया डिवाइड हो गया, आपका एरिया डिवाइडेड है। तो आपने कहा कि नहीं इसी में ऐसा करते हैं कि डिवाइडेड की बजाय ये इतना कॉमन एरिया रखते हैं। तो कॉमन एरिया होने का मतलब ये हो गया कि वहाँ ओवरलैपिंग आप दोनों की होगी या नहीं होगी? हेलो, ठीक है सर क्लियर है। कोई सेंस है यहाँ पे और कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलिए तो मीटिंग को एंड किया जाए या और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ठीक है सर, एंड कर दें? यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, किसी को अगर इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और आप लोगों में से अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स में काम करना चाहता होगा तो वह मेरे साथ काम कर सकता है। मेरे पास फैसिलिटी उपलब्ध है कॉलेज में, ठीक है। किसमें सर? एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर सिस्टम पे अगर आप काम करना चाहते हैं, सिमेट्रिक कंडेंस, एक्सपेरिमेंटल मेरा वर्क है। बेसिकली यह है कि लिक्विड क्रिस्टलाइन मटेरियल, नैनो पार्टिकल्स, कंपोजिट्स पे मैं काम करता हूँ। तो अगर आप लोगों में कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करने में इंटरेस्टेड है तो वह कर सकता है। और एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी भी मेरे यहाँ इन बिल्ट कॉलेज में ही अवेलेबल है, आपको बाहर बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी का कोई इंटरेस्ट होगा तो वो कर सकता है, ठीक है। ओके, मैं एंड करता हूँ मीटिंग को।